नमस्कार, संभव के YouTube चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए 2024 के अंदर एग्ज़ाम जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है आपकी। तो एग्ज़ाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह क्या होते हैं उसको आप डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले अपन बात करते हैं आज BSc थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर के अंदर फर्स्ट पेपर जो लगेगा वो किसका लगेगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखिए आज अपन बात करेंगे सबसे पहले BSc थर्ड ईयर, इसका फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए सबसे अपन बात करते हैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस की कि कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करें अपन किसकी? यूनिट फर्स्ट की। कौन सी दे रखी है अपने? HSAB, यानी क्या दे रखा है? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, यानी कठोर मृदु अम्ल और क्षार। तो पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे कि ये कठोर है या फिर मृदु है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इनको आइडेंटिफाई करने का। जैसे रैंडमली कोई एग्जांपल दे दे आपको, H+, OH-, साइनाइड माइनस, NO2-, Br-, F-, और क्या दे सकता है? जैसे कोई Fe2+ या C6H5NH2 ... ऐसे, और आपको कह दे कि इनमें से कठोर तथा मृदु अम्ल एवं क्षारों को अम्ल एवं क्षार तथा एक होते दोनों के बीच के सीमावर्ती को पहचानिए, यानी इनको अपन को क्या करना है? अलग अलग करना है। ठीक है जी। अब कैसे करेंगे? तो देखो जी, अपन को ध्यान रखना है कि एसिड जो H+ देते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, हार्ड या फिर सॉफ्ट। बेस भी दो प्रकार के हो सकते हैं, हार्ड या फिर सॉफ्ट। इनके लिए अपन को पढ़ना है ऑरलैंड, चैट और डेविस या फिर पियर्सन की थ्योरी। ठीक है, एक तो हो गया यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इनकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व का। जैसे ये दे दे आपको कि LiF स्टेबल है लेकिन LiI नहीं, या सीजियम फ्लोराइड जो है स्टेबल नहीं है जबकि सीजियम आयोडाइड स्टेबल है। कैसे? तो पूरी यूनिट के अंदर अपन को एक चीज ध्यान रखनी है। क्या यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जब हार्ड की रिएक्शन किससे कराई जाए? हार्ड से, यानी हार्ड एसिड की रिएक्शन हार्ड बेस से, या सॉफ्ट की रिएक्शन सॉफ्ट से कराए, यानी एसिड और बेस दोनों ही कैसे ले? सॉफ्ट। तो बनने वाला जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है? स्टेबल बनता है। ठीक है जी। या दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि जब अपन एक को कैसा ले लें? हार्ड, एक को कैसा ले लें? सॉफ्ट, या इसको कैसा ले लें? सॉफ्ट, और इसको कैसा ले लें? हार्ड। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा हार्ड है, सॉफ्ट है? तो अपन एक रफ आइडिया देते हैं किसका? आवर्त सारणी का। देखो ये अपनी आवर्त सारणी है, इधर से इधर जाते हैं तो साइज घटेगी, इसका मतलब इधर से इधर जाने पे हार्ड हो जाएंगे। इधर से इधर जाते हैं तो साइज बढ़ती है, इसका मतलब कौन सा गुण बढ़ जाएगा इनमें? सॉफ्टनेस। यानी आवर्त सारणी में नीचे की तरफ जो होते हैं, जैसे आयोडीन कैसा हो गया? सॉफ्ट, और फ्लोराइड कैसा हो जाएगा? हार्ड। दूसरा देखो एसिड बेस, तो अपने इसको ऐसे, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? एसिड, और जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस। तो अपने कहा यहाँ पर इनके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है, इधर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की। क्यों? क्योंकि इधर से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या हो जाती है? वृद्धि, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पावर है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन हो गए यूनिट फर्स्ट से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हार्ड, सॉफ्ट, एसिड बेस जो है इनसे रिलेटेड सिद्धांत क्या है। तो अपन को तीन सिद्धांत दे रखे हैं। पहला सिद्धांत दे रखा है कौन सा? इनका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत है वो दे रखा है कौन सा? पाईबंद सिद्धांत। और तीसरा जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? पिटजर सिद्धांत। सिंपल सिंपल से
तो कई बार पाईबंद सिद्धांत पूछ लिया जाता है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोई भी जब कठोरता या मृदुता होती है उसका विद्युत ऋणता वगैरह के साथ में क्या संबंध होता है। तो अपन को दे देता है कि किसी भी तत्व की विद्युत ऋणता एवं कठोरता व मृदुता के साथ क्या बताओ, संबंध बताओ। ठीक है, या एक चीज और देखो, यहाँ पे पूछ लिया जाता है सहजीवन, सिम्बायोसिस क्या होता है। तो क्या कहेंगे कि जब कोई बीज का सीमावर्ती सा है तो वो जब कठोर के साथ जुड़ता है तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, कठोर, और हार्ड के साथ जुड़ता है तो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। जैसे बोरोन सीमावर्ती है, इसको जब अपन हार्ड के साथ जोड़ते हैं तो ये हार्ड प्रकृति ग्रहण कर लेता है, और जब अपन इसको सॉफ्ट के साथ में जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये कैसे प्रकृति का हो जाता है, सॉफ्ट। तो ये क्या होता है, कठोर, और ये कैसा होता है, सॉफ्ट। तो अपन ने कहा कैसे, तो इसने कहा ये सीमावर्ती है, ये स्टेबिलिटी को ग्रहण करने के लिए कठोर के साथ जुड़ के कठोर जैसा और सॉफ्ट के साथ जुड़कर सॉफ्ट जैसा हो जाता है, यही क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस। बस इसके बाद में क्या दे रखे हैं, HCB सिद्धांत जो है इसके अनुप्रयोग क्या है, यानी कहाँ कहाँ अपन इसको काम में लेते हैं, और दूसरा इसकी कमियां क्या है। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या है कि अपन को अगर पहले से पता है कि कौन सा हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट है तो ही काम का है, अदरवाइज ये सब पे लागू नहीं होता, क्योंकि ये पूरी तरीके से कैसी अवधारणा थी, सैद्धांतिक। बस यूनिट फर्स्ट जो है इतनी है, बहुत ही छोटी सी यूनिट है। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। देखिए सेकंड यूनिट जो दे रखी है, ये क्या दे रखी है अपन ने, तो अपन ने कहा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग दे रखी है। ठीक है, यानी संक्रमण धातुओं के अंदर क्या दे रखा है, अपन को बंधन दे रखा है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, देखो सबसे पहले ये स्टार्ट होती है किससे, वीबीटी की कमियों से। वीबीटी की कमियां क्या थी, तो इसने कहा संकुलों की ज्यामिति को नहीं बता सकता, चुंबकीय गुणों को नहीं बता सकता, कब इनर पेयर बनेंगे, कब आउटर पेयर बनेंगे, ये सब रंगीन इनके कलर की व्याख्या नहीं कर सकता। तो बहुत सारी कमियां थी, तो इन कमियों के लिए फिर क्या दी गई, CFT सिद्धांत। तो अपन को पढ़ना होता है क्या, CFT सिद्धांत। CFT सिद्धांत क्या था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी कि लिगेंड के आधार पर बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के बनेंगे। अपने सिलेबस में 3 दे रखे हैं, एक दे रखा है कौन से, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, दूसरा दे रखा है ओक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, और एक दे रखा है अपने सिलेबस में स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय। तो ये आपको बताने हैं कि जब लिगेंड की संख्या कितनी होती है, 4, तब तो कौन से कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, या तो चतुष्फलकीय या फिर वर्गाकार समतलीय, और जब लिगेंडों की संख्या क्या होती है, 6, तब कौन से बनते हैं, अष्टफलकीय। और यहाँ पर देना है आपको विपाटन कि लिगेंडों के कारण इनका क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग या विपाटन। चतुष्फलकीय में किस प्रकार होता है, अष्टफलकीय में किस प्रकार होता है, और वर्गाकार समतलीय में किस प्रकार होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि CFT के आधार पर क्या बतानी है इनके लिए। तो देखो CFT के आधार पर एक तो बतानी है क्या, इनकी ज्यामिति, कि कब तो ये टेट्राहेड्रल होगा, कब ऑक्टाहेड्रल होगा, और कब स्क्वायर प्लेनर होगा। दूसरा क्या पूछा जाता है, इनके चुंबकीय गुणधर्म, यानी कब ये अनुचुंबकीय होंगे और कब ये प्रतिचुंबकीय। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनुचुंबकीय, जिनमें सारे युग्मित होते हैं वो प्रतिचुंबकीय। तो क्वेश्चन आ जाता है, एक कॉम्प्लेक्स देके पूछ लेता है कि ये अनुचुंबकीय है जबकि ये प्रतिचुंबकीय है, या जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसका अनुचुंबकीय गुण ज़्यादा होगा। तो पूछ लिया जाता है ये ज़्यादा अनुचुंबकीय प्रकृति का है, ऐसा क्यों। तो यहाँ से चुंबकीय गुणों की व्याख्या कौन कर सकता है, CFT सिद्धांत। और एक यहाँ से पूछ लिया जाता है, जो ये संकुल बनते हैं इनके लिए FSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके लिए किस प्रकार से निकाली जाती है। ये जो है ये पूछे जाते हैं अपने पास में कौन सी में, यूनिट सेकंड में। ठीक है, यूनिट थर्ड जो है वो इसी से रिलेटेड है, संक्रमण धातुओं से ही है, बस उसमें पूछ लिया जाता है इनका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो देखिए नेक्स्ट जो यूनिट है अपनी कौन सी, थर्ड यूनिट, क्या पूछा जाता है इसमें, संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। देखो
इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन ने कहा सबसे पहले यहाँ पर अपने पास में दिए जाते हैं इनके रंग का कारण, दो प्रकार के देते हैं। एक अपन को पढ़ना होता है डीडी संक्रमण, ठीक है जी, और एक अपन को पढ़ना होता है केवल आवेश स्थानांतरण संवहन। देखो अगर अपन यहाँ पे बात करें डीडी संक्रमण की, तो अपन ने कहा इसके लिए दो प्रकार के क्या पढ़ते हैं, चयन नियम। एक क्या पढ़ा जाता है, स्पिन सिलेक्शन नियम, चक्रण चयन नियम, चक्रण चयन नियम कि कब कहाँ से कहाँ जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन एस से एस में, एस से पी में, एस से डी में, किस में जा सकता है। तो ऐसे कहते हैं कि स्पिन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब तो वो होते हैं अलाउड, अदरवाइज वो क्या हो जाते हैं, फॉरबिडन। दूसरा दिया जाता है लेपोर्ट सिलेक्शन नियम, लेपोर्ट चयन नियम कि सम्मिति से किस में जाता है, असम्मिति में जाता है। आवेश स्थानांतरण की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है LMCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और दूसरा होता है LMCT, लिगेंड टू मेटल। तो देखो कब मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देगी और कब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिसके पास ज़्यादा होंगे वो हमेशा किसको देगा, कम वाले को पास। तो इसमें मेटल के पास ज़्यादा होंगे, लिगेंड के पास क्या होने चाहिए, खाली कक्षक, या उल्टा लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मेटल के पास क्या होने चाहिए, खाली कक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, देखिए इसके अंदर बनता है कि टर्म सिंबल क्या होते हैं। टर्म सिंबल निम्नतम अवस्था पद चिन्ह जो होता है, कैसे लिखते हैं इसको, L 2s प्लस 1 और J। तो आपको फाइंड आउट करने हैं कि L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2s प्लस 1 की कैसे निकालते हैं, और J की कैसे निकालते हैं। J की कैसे निकलती है, L प्लस S या L माइनस S, ठीक है। ये सब कैसे निकालते हैं, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। टर्म सिंबल के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है किसका, ऑर्गल आरेख। दो दे रखे अपने, एक D1 का और एक D6 का। डायरेक्ट ऐसे दे दे D1 का इलेक्ट्रॉन ऑर्गल आरेख बनाओ, या एग्जाम्पल देके पूछ लेता है, जैसे TiH2O6Cl3, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइटेनियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3D1, यानी इनडायरेक्टली अपन से किसका ऑर्गल डायग्राम पूछ लिया है, D1 का, ठीक है। ऑर्गल आइक्रेन क्या होते हैं, तो अपन ने कहा जो टर्म सिंबल आती है फिर उसका क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर अब अपन बात करें यहाँ पे कि कोई भी संकुल अगर अपने पास में बन गया है तो अब पूछा जाता है संकुल का स्थायित्व। दो प्रकार से बताते हैं, एक बताते हैं गति काइनेटिक रूप से और एक बताते हैं थर्मोडायनेमिक रूप से कि वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या फिर नहीं। बस फिर आता है कि संकुल का स्थायित्व बता दिया, तो अब आता है कि संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। देखो संकुल क्या होता है, तो अपन ने कहा ऐसे लिखते हैं, मेटल लिगेंड, लिगेंडों की संख्या। तो दो ही कारक होते हैं, एक किस पर डिपेंड करता है, मेटल के चार्ज साइज वगैरह पर, एक किस पर निर्भर करता है, इसमें लिगेंड पर। बस, और एक यहाँ पर दे रखा है कि जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वर्गाकार समतलीय संकुल, तो इनके अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाना होता है एग्जाम्पल देकर, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और इसी में आता है एक छोटा सा टॉपिक, ट्रांस इफेक्ट। बस ये वर्गाकार समतल है, कोई भी मेटल के साथ में 4 लिगेंड जुड़े, L1 L2 L3 L4, एक को कहीं से भी हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे L1 L2 L3 यहाँ L4 कर दिया, लेकिन अब अगर अपन को दोबारा से यहाँ पर क्या करना है, कोई दूसरा लिगेंड जोड़ना है, तो जो पहले वाला हटाया तब बिल्कुल उसकी किस पर आके जुड़ेगा, ट्रांस पर आके जुड़ेगा। ये है अपनी कौन सी यूनिट, थर्ड यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। देखिए फोर्थ यूनिट जो दे रखी है अपने, इसमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक
तथा धातु कार्बोनाइल यौगिक। देखो दोनों में फर्क क्या है, इसमें मेटल डायरेक्ट जुड़ी होती है कार्बन से, और इसमें मेटल जो है वो किससे जुड़ी होती है, कार्बन है कार्बनी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, देखो जी यहाँ पे अगर अपन पूछे तो सबसे पहले कि ये यौगिक जो होते हैं इनका वर्गीकरण अपन किस प्रकार से करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में वर्गीकरण करते हैं। दूसरा, इन सब का महत्व जो है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी मेटल जो है उनके लिगेंड अपन को दे रखे हैं यहाँ पर। देखो लिथियम के, एल्यूमिनियम के, टिन के और टाइटेनियम वगैरह के, इनके कॉम्प्लेक्स वगैरह अपन को दे देता है और ये पूछता है कि इनका महत्व वगैरह क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कई बार क्या करता है, एल्यूमिनियम के जैसे कंपाउंड दे दिए AlCl3 या लिथियम का सुपर गिरनियर रिएजेंट वगैरह, या फिर एसन का, या फिर टाइटेनियम का जैसे अपन कहते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक वगैरह दे देता है, और ये पूछता है कि इसकी संरचना और इसका महत्व अपन को बताना होता है। इसकी अगर अपन बात करें तो इधर देखो दो तो नियम आते हैं, एक तो आता है 18 इलेक्ट्रॉन नियम कि तभी ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होंगे जब इन पे ये नियम लगेगा, या दूसरा आता है EAN रूल, ये भी क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कि यानी ये कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, अक्रिय गैसों के बराबर। तीन ही कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं यहाँ पर, निकल का टेट्रा कार्बोनाइल यानी 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, Fe पेंटा कार्बोनाइल और क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैसे ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कैसे इनकी केमिकल रिएक्शन होती है और इनसे क्या देखी जाती है इनकी स्टेबिलिटी। ये कौन सी है अपने यूनिट अपने नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, यूनिट 5 की। देखो यूनिट 5 जो दे रखी है अपने, इसके अंदर दो चीजें दे रखी है, एक अपन को दे रखा है यहाँ पर अकार्बनिक बहुलक, और एक अपन को यहाँ पर दे रखे हैं अकार्बनिक जैव रसायन। ठीक है जी, दोनों की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पर क्या दे रखी है, अकार्बनिक जैव रसायन तथा अकार्बनिक बहुलक। देखो जी पहले इसकी बात करते हैं, अकार्बनिक जैव रसायन की। यहाँ देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि कौन से पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व क्या होते हैं। देखो ऐसे तत्व जिनको अपने शरीर में आवश्यकता तो होती है लेकिन जिनकी मात्रा होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम। दूसरा, बहुत ही ज्यादा पूछा जाते हैं कि अति आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो अपने का ऐसे तत्व जिनका बॉडी अपना संश्लेषण नहीं कर सकती, तो बाहर से लेना क्या होता है अपने लिए आवश्यक होता है, तो क्या कहलाएंगे, अति आवश्यक तत्व है। अब आता है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धातु पोरफायरिन क्या होते हैं। ठीक है जी, कि धातु जो होती है चारों तरफ से वलयों से जुड़ी होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, धातु पोरफायरिन। इसमें आपको 3 संरचनाएं पढ़नी है। एक अपन को पढ़नी है अपने शरीर में जो रक्त का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। दूसरा, पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, भूमिका वगैरह निभाता है, उसके लिए तो उसकी संरचना अपन को पढ़नी है। एक अपन को दे रखी है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन किन में पाई जाती है, जिनमें रुधिर नहीं पाया जाता, रक्त नहीं पाया जाता ऑक्सीजन का ट्रांसफर करने के लिए। और एक अपन को पढ़नी है यहाँ पर साइटोक्रोम की संरचना। ठीक है जी, अब देखो इसके अलावा क्या पढ़ना है कि क्षार और क्षार मृदा धातुएं, इनका जैविक तंत्र में महत्व है क्या होता है। ठीक है, यानी जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारे छोटे छोटे तत्व जो होते हैं एस ब्लॉक से यानी क्षार और क्षार मृदा धातुओं से रिलेटेड, ये अपने बॉडी के लिए किस प्रकार से आवश्यक होते हैं, इनका महत्व अपन को पढ़ना होता है। जैसे अपनी हड्डियां वगैरह किसकी बनी होती है, कैल्शियम वगैरह की, इस प्रकार से। या फिर क्लोरोफिल की संरचना है वो किस प्रकार से होती है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का क्या करता है, कार्य। अकार्बनिक बहुलकों के अंदर देखो सबसे पहले तो आता है इनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है।
जैसे प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं, संश्लेषित कौन से होते हैं, ताप सुनम्य कौन से होते हैं, ताप दृढ़ बहुलक वगैरह कौन से होते हैं, ये सब आता है। ठीक है, चक्रीय, रेखीय, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पर दो बहुलक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो दे रखे हैं सिलिकॉन्स, यानी किसके बहुलक है, एसआई के, और एक दे रखे हैं फोस्फाजीन्स, फोस्फाजीन्स। ठीक है, यानी फास्फोरस और नाइट्रोजन के बहुलक। ठीक है जी, तो ये दोनों बहुलक जो हैं ये क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, और ये अपने लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। ठीक है, जैसे हवाई जहाज बनाने के अंदर, या आजकल जो बहुत ज़्यादा जल जाती है जिनकी स्किन वगैरह, उनके ट्रांसप्लांट वगैरह करने के अंदर ये जो बहुलक होते हैं इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये अपन ने यूनिट वाइज जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इनको अपन ने पढ़ा। इन सब के वीडियोस जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पर इस साल जो क्वेश्चन आएगा उनका 10 क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी एक PDF जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, और बाकी जो भी आपके सेकंड जैसे ऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह के पेपर होंगे तो अपन इसी तरह के वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।